हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को। अब कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस हों, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस या फिर n नंबर ऑफ चार्जेस। तो उस केस में कूलम्ब्स लॉ अलोन इज़ नॉट एनफ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वहाँ पर हमें कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि हम किसी भी एक चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन कहता है फॉर अ सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस, force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास n स्टेशनरी चार्जेस हैं, तो उन n चार्जेस में से अगर हमें किसी एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में सबसे पहले किसी एक चार्ज को कंसिडर करेंगे और अपने रिक्वायर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरे चार्ज को कंसिडर करेंगे और रिक्वायर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से n चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और नेट फोर्स निकालने के लिए हम सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इंडिविजुअल फोर्स दूसरे चार्ज से अनअफेक्टेड रहता है। मतलब कि अगर एक चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसके द्वारा लगाए गए फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर Q3 प्रेजेंट है या नहीं, वो उससे अनअफेक्टेड रहता है। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के एक्सप्रेशन को। तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें n चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। अब ये सारे के सारे चार्जेस हमारे स्पेस में होंगे, तो स्पेस में किसी न किसी पोजीशन पे होंगे। तो इन सारे चार्जेस की पोजीशन हमने मान ली R1, R2, R3 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। मतलब Q1 का पोजीशन हो गया R1, Q2 का पोजीशन हो गया R2 एंड Q3 का पोजीशन हो गया R3 एंड सो ऑन। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम में है, तो देख लेते हैं हमारा सिस्टम। तो ये हमारा स्पेस है वैक्यूम में, हमारे तीनों एक्सिस है, मान लेते हैं दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब इसी स्पेस में हमारे n चार्जेस होंगे, तो मान लेते हैं ये हमारे n चार्जेस। तो ये हमारे पास n चार्जेस का सिस्टम आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं Q1, Q2 एंड Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। अब ये सारे के सारे चार्जेस अपनी अपनी पोजिशंस पे हैं, तो इनके पोजिशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पोजीशंस हो गए। इसका पोजीशन Q1 का पोजीशन हो गया R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन हो गया R2 वेक्टर, Q3 का पोजीशन हो गया R3 वेक्टर और Qn का पोजीशन मान लेते हैं हम लोग Rn वेक्टर। अब ये जो सारे चार्जेस हैं, ये सभी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो अब हमें किसी भी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमें Q1 के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा सिस्टम। यहाँ पर हम Q1 के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो सारे के सारे चार्जेस की वजह से लग रहा होगा। तो मान लेते हैं कि Q1 का जो फोर्स है जो Q1 के ऊपर लग रहा है उसको मान लेते हैं F1 वेक्टर। तो दिस F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू F1n वेक्टर। अब अगर यहाँ पर मैंने लिखा है F12, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F13 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन। हम F1n को बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू
Qn। तो ये सारे के सारे फोर्सेस को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इसका वेक्टर सम करेंगे तो हमें मिलेगा Q1 के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। अगर हम दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहें F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर जो है अगर हम इसको देखें तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो जो 2 चार्ज है Q2 जो चार्ज है ये जो फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर वो रिपल्सिव होगा। अब क्योंकि किसी भी चार्ज के पास कोई साइन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस रिपल ईच अदर, तो इसका मतलब है Q1 और Q2 के बीच में भी रिपल्शन होगा। लेकिन हम फोर्स सिर्फ Q1 के ऊपर देखेंगे, Q2 से अभी हमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पर Q1 के ऊपर लगने वाले फोर्स को निकालना चाहते हैं सिर्फ अभी। तो Q1 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो अब यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए, ये वाला। तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R21। अब ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली Q2 और Q1 के बीच में है, हमने इसको मान लिया R21। अब अगर कोई पार्टिकल Q2 से Q1 पर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा R21 वेक्टर। अब यहाँ पर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बीच में लगने वाले फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की हेल्प से ही कैलकुलेट करूँगा। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसके फोर्स को। दिस इज F12 वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस है R21, इसका स्क्वायर करेंगे और साथ में डायरेक्शन भी लिखना है। तो F12 का डायरेक्शन हम देखें तो ये इट इज़ फ्रॉम 2 to 1, मतलब फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1, ये वाला डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन को देखें तो इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 1। अगर कोई पार्टिकल 2 से 1 की तरफ आता है तो उसका जो डायरेक्शन होगा और यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स Q1 पे लग रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा दोनों सेम होगा। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन की जगह पर हम लोग लिख लेंगे R21 कैप। अब इसी तरह से अगर हम F13 निकालना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका भी मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर और R31 का कैप। बेसिकली ये हमारा Q3 है और ये Q1 है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया R31 और ये जो डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन होगा। तो दिस इज R31 कैप। अब ये कोई पार्टिकल अगर Q3 से Q1 की तरफ आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसी डायरेक्शन को हम लोग यूज़ कर लेंगे फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसी तरह से अगर हम इसके एक्सप्रेशन को लिखें तो F1n का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड हो गया और Rn1 कैप इसका डायरेक्शन हो गया। अब ये सारे ही फोर्सेस हमें मिल गए, तो हम इन सारे फोर्सेस को इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए में हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड सो ऑन अप टू इक्वेशन n को हम पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो हमें मिलेगा F1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R31 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R4
4 1 square r 4 1 cap and so on up to nth charges, जो कि हो जाएगा 4 pi epsilon naught q1 upon r n1 square r n1 cap। अब इन टर्म्स में हमें पता है कि जो कॉमन है वो है q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी जो अनकॉमन टर्म्स बचे वो बचे q2 अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप प्लस q3 अपॉन r31 स्क्वायर r31 कैप प्लस q4 अपॉन r41 स्क्वायर r41 कैप एंड लास्ट में qn अपॉन r n1 स्क्वायर r n1 कैप। तो इन सारे ही ब्रैकेट के अंदर जो अनकॉमन टर्म्स हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में इस तरह से। सबसे पहले ये बाहर जो कॉमन टर्म है उसको लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हम समेशन का साइन लगाएंगे दैट इज सिग्मा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे पहला टर्म है यहाँ पर q2 अपॉन r21 कैप एंड सिमिलरली q3 अपॉन r31 स्क्वायर r31 कैप एंड सिमिलरली q4 अपॉन r41 स्क्वायर r41 कैप एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पर वेरी कर रहा है दैट इज 2 3 4 एंड अप टू n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i वेरिंग फ्रॉम 2 to n qi अपॉन r i1 का स्क्वायर r i1 कैप। अब इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग i की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा q2 अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप जो कि पहला टर्म है हमारा। फिर यहाँ पर सिग्मा मतलब प्लस का साइन और उसके बाद हम i की वैल्यू को 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा q3 अपॉन r31 स्क्वायर r31 कैप जो कि दूसरा टर्म है। फिर सिग्मा का मतलब हो गया प्लस का साइन और फिर हम लोग i की वैल्यू को रखेंगे 4 तो इट विल बी q4 अपॉन r41 स्क्वायर r41 कैप एंड सो ऑन अप टू i इक्वल टू n। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज q1। यहाँ पर हमने कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हुए इस फोर्स को कैलकुलेट किया। अब ऐसे ही अगर हम कोई भी फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, मान लेते हैं हम लोग F3 कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर हमारा समेशन रहेगा। अब यहाँ पर i 1 से लेकर के n तक जाएगा बट i विल नॉट बी इक्वल टू 3। जैसे कि पहले वाले टर्म में हमने Q1 लिया था तो i इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब रहेगा लेकिन i 1 नहीं रहेगा। ऐसे अगर हम F3 निकालना चाहते हैं तो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 3, तो यहाँ पर I3 नहीं हो सकता, 1 से लेकर n तक कुछ भी रहेगा बट 3 नहीं रहेगा। यहाँ पर QI अपॉन RI3 स्क्वायर RI3 कैप। सिमिलरली हम किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इन टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।